चलिए आज फिर हम लोग अल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास को लेकर हाजिर हैं। आप सबका स्वागत है, खुशामदीद है। आज फिर हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, आप सबको याद भी होगा, रैखिक समीकरण के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, समीकरण को हल करना, चर राशि, अचर राशि, साधारण रूप, ये सारी चीज़ हम लोग एक चर वाले और दो चर वाले दोनों तरह के समीकरण का हल, शॉर्टकट्स सब हम लोग देखे थे। आज फिर हम ट्रिक्स, टिप्स पर आधारित प्रश्न ही हम हल करेंगे और वो सारे प्रश्न का कलेक्शन, जैसा कि हमने आपसे पहले भी वादा कर रखा है कि जो बीपीएससी में आ चुका है, जो आने वाले हैं, जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, वो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए अभी से लेके वीडियो के आखिर तक। आप फिर से अपनी कॉपी और कलम खोल लीजिए और फिर हमारे साथ बने रहिए, चीज़ों को समझिए, समीकरण बनाना सीखिए। कल हम बने बनाए समीकरण को हल करने की बात कर रहे थे, उसको सिखा रहे थे कि कैसे समीकरण हल किया जाता है। और हम कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे घर के काम के लिए, घर में प्रैक्टिस के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप बना भी लिए होंगे। बहुत सारे लोगों का हमारे पास पॉजिटिव रिस्पांस भी आया कि सर हमने बनाया है, हमने किया है और हमसे बन जाता है। पहले ज़्यादा दिक्कत थी, आपकी वीडियो के बाद, आपसे क्लास लेने के बाद अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रह गई है। अब कल जैसे कि हमने बात किया था कि रैखिक समीकरण में दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न जिसमें रैखिक समीकरण बना बनाया होता है, बस हल करने की बात होती है, और दूसरा जो समीकरण हमारे पास होता है, जो दूसरा जो प्रश्न होता है, वो समझे कि भाषा आधारित प्रश्न होता है कि भाषा को पढ़ के समीकरण बनाना फिर हल करना। कल बने बनाए समीकरण को हल कर रहे थे, आज समीकरण बनाएंगे फिर हल करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम पहला प्रश्न लेते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, हम प्रश्न को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपको बताएंगे कि कैसे हल करेंगे। और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। हम अपने तमाम शिक्षक साथियों से एक बात ये कहेंगे कि क्योंकि हम लोग शिक्षक ऑलरेडी पहले से हैं या बनने जा रहे हैं, तो बच्चों को जिस तरह का पढ़ाया जाना है, फर्स्ट क्लास से लेके, पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक के बच्चों को हमको गणित किताब में से पढ़ाना है, या हमको भी जो पूछा जाना है उनकी किताब में से ही उसी तरह का प्रश्न, उसी पैटर्न का प्रश्न हमको पूछा जाना है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा वैसे प्रश्न आपके सामने नहीं लाते हैं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। बीपीएससी का अगर आप पैटर्न देखें, इसका एग्जाम देखें, या सक्षमता का जो होने वाला एग्जाम है या उसका पैटर्न है, ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सीजीएल इन लोगों से बिल्कुल अलग है। इसलिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। हमारे प्रश्न का रंग ढंग भी उसी हिसाब का होता है जिस हिसाब का बीपीएससी में या सक्षमता के अंदर पूछा जाना है। आप समझ गए होंगे हमारी बात। इसलिए बहुत ज्यादा वैसे प्रश्न जो एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे के लिए है, उसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए हम आपके लिए बहुत ढूंढ ढूंढ कर प्रश्न लाते हैं। और आप मुझे याद रखिएगा, गणित में अगर हमारे पढ़ाई से प्रश्न ना आया तो फिर मुझे बताइएगा। यही पैटर्न है बीपीएससी का। जितना भी 2 बीपीएससी हुआ है हमारे सामने और सक्षमता होने जा रहा है, हम आपके लिए वैसे ही प्रश्न बिल्कुल जो हमारे टेक्स्ट बुक का होता है, जो हमारे क्लास का होता है, उसी तरह का प्रश्न 7वीं, 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं क्लास के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, वैसे ही प्रश्न हमारे पास होते हैं। इसलिए हमें पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक के जो पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक साथी बंधु हैं, वो आराम से हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक छात्र ने जितने सही प्रश्न हल किए उसके 2 गुने गलत प्रश्न हल कर दिए। प्रश्न यही कह रहा है, एक छात्र ने जितने सही प्रश्न हल किए उसके 2 गुने गलत प्रश्न हल किए। यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है, तो भाषा आधारित प्रश्न का बस एक टिप्स ये है कि जैसा कहता है वैसे ही करना है। जैसा कहता है प्रश्न वैसे ही कहना है। एक सेंटेंस को पढ़ना है, एक लाइन को पढ़ना है और फिर समझना है। उस पर जो कुछ भी सूचना मुझे मिल रही है उसको हम लोग बोर्ड पे लिख देंगे, फिर आगे की बात करेंगे। जैसे पहले कहा गया कि एक छात्र ने जितने सही प्रश्न हल किए उसके 2 गुने गलत प्रश्न हल किए।
मतलब अगर 5 सही किया तो 5 का 2 गुना 10, 10 गलत कर दिया। समझ रहे बात को? तो हम लेते हैं सही प्रश्न और गलत, मान लेते हैं सही ये है और गलत प्रश्न हमारे पास यहाँ है। आप समझिएगा, अगर सही प्रश्न x किया है, x प्रश्न सही हुआ तो बताइए उसका 2 गुना कितना होगा। जैसे भी 5 का 2 गुना 10 कर रहे थे तो x का 2 गुना, तो x को 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 2 गुना x 2x। समझ में आ गया? तो ये सही प्रश्न है और ये गलत प्रश्न है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल किए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितने प्रश्न हल किए हैं, 48। सही प्रश्न और गलत प्रश्न मिला करके कुल प्रश्नों की संख्या 48 है। तो सही प्लस गलत बराबर 48, x जोड़ 2x बराबर 48। देखिए समीकरण बन गया। बस इसको हल करिए, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। हल कैसे करेंगे? x और 2x दोनों आपस में जुड़ेगा। कल हम हल करने के लिए आपको सिखाए हैं। अगर आप किसी वजह से कल की वीडियो को मिस कर दिए हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप कल का वीडियो उठाकर देख लीजिए। आज का वीडियो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, कल की क्लास जरूर लीजिएगा। चलिए, x प्लस 2x 3x बराबर 48। ठीक है, अब 3 यहाँ गुना में है, आकर के इधर क्या होगा, भाग होगा। कल हम स्थानांतरण बताए थे, आपको रूपांतरण बताए थे। एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है, गुना भाग हो जाता है और भाग गुना हो जाता है, जोड़ घटा, घटा जोड़। कल इस पे बहुत डिटेल्स बात हो चुकी है। तो x बराबर अब 48, यहाँ 3 इसके साथ गुना में है तो 48 बटे 3, 3 से कट के 16 × 48, x बराबर 16। तो हम ये देखेंगे कि सही प्रश्न निकालना था, सही प्रश्न x है तो x का मान कितना आया, 16। तो यही हमारा सही प्रश्न 16 हुआ। अब 48 में सही 16 है। अगर हमसे पूछा जाए कि गलत कितना हुआ तो 16 का 2 गुना गलत हो गया। तो 16 का 2 गुना कितना होगा बताइए, 32। अच्छा, 32 हो गया गलत और 16 हो गया सही। सही और गलत को जोड़ें, कुल प्रश्न आना चाहिए। 32 और 16 को जोड़ के देखिए 48 होता है कि नहीं, एकदम सही। तो हमको सही प्रश्न पूछा गया था तो सही प्रश्न आ गया है 16। ऑप्शन में देखिए 16 कहां है। तो इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है जी। सेम डेटा नहीं हो सकता है कि डेटा बदल दिया जाए तो डेटा बदल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इस तरह के प्रश्न की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को लेते हैं। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से थोड़ा अलग है उस जैसा ही, बस थोड़ा अलग है। क्या अलग है हम लोग समझते हैं। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार 20 प्रश्नों को हल करता है। कुल कितने प्रश्न हल करते हैं, 20। हम बता रहे थे आपको कि एक वाक्य पढ़ेंगे, उस वाक्य में जो सूचना मिलेगी उसको लिख लेते हैं। 20 प्रश्न हल करता है तो 20 लिख लेते हैं। चलिए, और 72 अंक प्राप्त करता है। 20 प्रश्न हल करने से उसको 72 अंक आता है, नंबर मिला 72। कितना मिला, 72। हल करने का टेक्निक देखिए, यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए गए, जाहिर है 20 प्रश्न को हल करता है, कुछ सही हुआ कुछ गलत हुआ। ठीक है, सही कितना हुआ गलत कितना हुआ ये दिया हुआ नहीं है। हम अगर मान लें, आप ही सब मान लेते हैं कि 20 प्रश्न में 15 प्रश्न सही हुआ तो गलत कितना हुआ, आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि कुल प्रश्नों में जो सही हुआ उसको माइनस कर दीजिए। 15 को माइनस कर दिए, 5 गलत हुआ। इसी तरह से अगर x सही हुआ तो गलत कितना हुआ, तो 20 में से सही को माइनस करिए, हम लिखेंगे 20 माइनस x। समझ में आ गया, ये सही प्रश्न है और ये गलत प्रश्न है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए गए, सही के लिए 5 अंक, अगर मान लेते हैं 15 प्रश्न सही था, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 5 नंबर मिले तो टोटल कितना नंबर मिलेगा उसको, 15 × 5 = 75 मिलेगा। इसी मतलब गुना कर देंगे। इसी तरह से x प्रश्न पर, हर प्रश्न पर 5 अंक मिला है तो x प्रश्नों की संख्या सही होने पर कुल कितना अंक मिलेगा, उसको कितना प्राप्त होगा, गुना करेंगे 5 × x तो ये आएगा 5x। हो गया 5 × x। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे गए, गलत पे 2 अंक कट गया तो गलत कितना हुआ, 20 माइनस x। 1 पे 2 कटा तो 20 माइनस x पे कितना कटेगा, 2 से इसको गुना कर देंगे, 2 × 20 माइनस x। ठीक है, ये तो कट गया, ये हम आया था और ये कट गया। कटने का मतलब माइनस हो गया, हमसे काट लिया गया तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल कितने अंक प्राप्त हुए उसके। अब देखिए यहाँ पे 72 अंक मिला था। कितना अंक मिला था, 72। हम लिख के भी रखे हैं 72।
तो बराबर क्या कर दीजिए 72। हो गया, समीकरण बन गया। बस अब समीकरण को हल कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। ये 5x है, ये 2 जाके इन दोनों से गुना होगा, 20 दूना 40, और ये माइनस ये प्लस, माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 2 गुना x 2x बराबर 72। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। 5x और 2x आपस में जुड़ेगा, 7x माइनस 40 उधर चला जाएगा, 72 और प्लस 40, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 और 2 2 और 7 4 11 112, x बराबर 112 बटे 7। अब 7 से इसको काटना है और आप खूब अच्छे से काट सकते हैं। क्या होगा बताइए? 16 सत्ते 112, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 सत्ते 112, x बराबर क्या आ गया 16। तो हमसे पूछा गया था कि उसके द्वारा कितने प्रश्न सही उत्तर दिए गए। सही उत्तर x है, तो x का मान कितना आया 16, तो 16 आंसर इसका होगा। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। अगर कहता कि बताइए कितने गलत हो गए, तो 20 में से अगर 16 गलत सही हो गया तो गलत कितना हुआ 4। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है। जब भी संख्या आधारित प्रश्न हो, आप बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक का यूज करके, शॉर्ट ट्रिक मतलब ऑप्शन से ही क्वेश्चन को हल कर देंगे। कैसे? 4 ऑप्शन है, चारों में से चेक करेंगे कि किसी परिमेय संख्या का हर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, हर अंश से 7 अधिक है। अब पहला वाला वाक्य को यहां बैठाते हैं, पहला शर्त यहां लगाते हैं कि लगता है कि नहीं। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, हर, ये इससे अधिक होना चाहिए। देखो 44 51 से अधिक है क्या? नहीं है ना, बल्कि ये अधिक है, 51 अधिक है, मतलब अंश अधिक है। लेकिन प्रश्न कह रहा था कि हर उसके अंश से 7 अधिक है, हर को अधिक होना था। तब तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, इसको काट दीजिए, ये सही नहीं है। दूसरे कंडीशन पे देखते हैं। नीचे 51 है, ऊपर 44 है, तो नीचे का 51 ऊपर के 44 से 7 अधिक है। चेक कर लीजिए, 54 में 44 में 7 जोड़िए 51 आ जाता है। तो पहला कंडीशन लग रहा है। अब हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे। यदि अंश में 20 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 44 में 20 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए? 64 बटे, तथा हर में उसकी, हर में 3 की, देखिए यहां हर में 3 है, ये 3 की कमी कर दी जाए तो 51 है, 51 में 3 घटा दीजिए 48, तब परिमेय संख्या है। तो कितना है? कह रहा है कि 4/3 हो जाता है, ऐसा है। हर में 3 की कमी कर दी जाए तो परिमेय संख्या 4/3 हो जाता है। यहां प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी है, आप लिख सकते हैं, कर दी जाए तो परिमेय संख्या 4/3 हो जाता है। तो संख्या बताइए, संख्या बताइए, ये है प्रश्न। देखिए जब आप सही कर लेंगे तो लिखा गया प्रश्न, अगर कहीं से कोई गलती लिखी गई है, आप आसानी से उसको सही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि इसको काट के 4/3 आता है कि नहीं आता है। ये छूट गया था, काटिए। 16 चौके 64, 16 3 48, 4/3 आ रहा है ना। तो इससे पता ये चला कि बी ऑप्शन पे दोनों कंडीशन लग रहा है। पहला कंडीशन क्या था कि हर अंश से 7 अधिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि अंश में 20 जोड़ दीजिए और हर में 3 घटा दीजिए, तो 3 घटा के ये आ गया। तो घटा करके जो अब संख्या बननी चाहिए 4/3 बननी चाहिए। तो काट के देखते हैं 4/3 आता है, आता है तो ये सही है। जब ये हो गया तो 13/20 तो होगा नहीं। नीचे वाला हर इससे 7 अधिक तो है, लेकिन आप इसमें 20 जोड़ के और इसमें 3 घटा के देखिए कि 4/3 प्राप्त होता है। अगर होता है तो ये भी सही होगा, नहीं होता है तो फिर सही नहीं है। समझ गए? ऑप्शन से बहुत आसानी से ये इस तरह का प्रश्न बन जाता है। और ऐसे प्रश्न को आपको ऐसे ही बनाना है। संख्या आधारित प्रश्न चाहे कोई भी हो, 2 अंकों की संख्या हो, इस तरह से जो भी प्रश्न होता है कि 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, या संख्याओं का गुणनफल 36 है, और अगर 15 जोड़ते हैं तो संख्या जो है एक दूसरे से पलट जाती है, विपरीत हो जाती है, या एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाता है, इस तरह का कोई भी चीज रहता है, या स्थान में परिवर्तन हो जाता है, तो हम ऑप्शन से ही इसको हल कर सकते हैं। 2 से 3 सेकंड के अंदर हमारा काम बन जाता है। ठीक है, हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं।
चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, ये बिल्कुल नोटों की संख्या पे आधारित ये प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न चाहे नोटों की संख्या पे आधारित हो या फिर सिक्कों की संख्या पर हो, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुल 324 नोट हैं। नोट कितने हैं? 324। 20 रुपए और 50 रुपए का नोट है हमारे पास। देखिए कुल 324 नोट है, 20 रुपए का नोट है और 50 रुपए का नोट है। जो 324 नोट की गड्डी है, इस गड्डी में 20 रुपए और 50 रुपए का नोट है। ठीक है, अगर हम मान लें 324 नोटों की संख्या है और इसमें दो तरह का 20 रुपए वाला भी है और कितना है 50 रुपए का नोट है। अब आप देख लीजिए, अगर 20 रुपए का एक्स नोट है तो 50 रुपए का नोट कितना होगा? 324 कुल है। 324 में 20 रुपए का जो संख्या है उसको क्या कीजिए? माइनस कीजिए। 324 में x माइनस कीजिए, 324 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप देखिए, मान लीजिए कि 10 रुपए का 5 नोट है, तो कितने पैसे हैं आपके जेब में? गुना करिएगा ना। ऐसे ही 20 रुपए का x नोट है, कितने पैसे हैं 20 रुपए का? तो टोटल क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 20 गुना x 20x। इसी तरह से 50 रुपए का इतना नोट है 324 माइनस एक्स, तो 50 रुपए के नोटों का जो कुल मूल्य है, मतलब कितना होगा 50 रुपए का नोट मिला करके, दोनों को गुना कर देंगे। 50 गुना 324 माइनस एक्स। अब 20 रुपए से जितना हमको रुपया मिला और 50 रुपए से जितना मिला, कुल मिला के कितना हो गया बताइए? 12,450 हो गया। बस रैखिक समीकरण बन गया है। अब इस रैखिक समीकरण को हल कर लीजिए, x मिल जाएगा। ये सब प्रश्न पर आपको बनाना ही पड़ता है। अगर दो ऑप्शन रहता तब हम इसमें से शॉर्टकट लगा सकते थे, क्योंकि दोनों तरह का मूल्य रहता कि 20 रुपए वाला भी और 50 रुपए वाला भी, तो शॉर्टकट लग सकता था। लेकिन क्योंकि एक ही सिर्फ 20 रुपए का मूल्य का ऑप्शन दिया हुआ है, 50 रुपए वाला नोटों की संख्या दी हुई नहीं है, इसीलिए ऑप्शन से बनाना मुश्किल होगा। आसान ये है, आप इसको बनाइए, एक जरा सा भी गलत नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक लगाने की वजह से अगर हल्का सा दाएं बाएं हुआ तो आंसर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसलिए अगर थोड़ा सा इस विधि को भी हम समझ लें तो हम एक जरा सा भी गलती नहीं करेंगे और हमारा बीपीएससी और सक्षमता चुटकी में निकल जाएगा और गणित तो निकल ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, आयु आधारित प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आयु आधारित प्रश्न हमारे पास है और कितना सिंपल है देखिएगा। 3 बहनों की आयु का योगफल 100 वर्ष है। 3 बहनें हैं, उन सबकी आयु को अगर जोड़ दिया जाए, उनका योगफल किया जाए तो 100 वर्ष मिलता है। तो 5 साल के बाद आयु का योग क्या होगा? अब 3 बहनें हैं, 5 साल के बाद तीनों का उम्र बढ़ेगा, 5 5 5 तीनों का ना बढ़ेगा। 5 साल पहले का, दूसरे का भी 5 साल बढ़ेगा, तीसरे का भी 5 साल बढ़ेगा, कुल कितना बढ़ गया? तो योग कितना हो गया? कितने बढ़ने, जितना बढ़ा उसका योग कितना हुआ? 5 5 5 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। 100 वर्ष पहले था, अब कितना हो जाएगा? 115। तो आंसर देखिए 115 है ना। देखिए इस तरह का कुछ प्रश्न जो जबानी यूं चुटकी में बन जाता है और बच्चे सोचते हैं या हमारे शिक्षक भाई बहन ये सोचेंगे कि बताइए कैसे बनेगा। अक्सर लोग क्या गलती कर देंगे, अच्छा 5 साल बाद पूछा है तो 105 होगा। सबसे ज्यादा गलती करने वाले हम जो संख्या है वो यही है, 105 कर देते हैं। तो हम अपने शिक्षक भाई बहनों से आग्रह करेंगे कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है। जिस तरह से हम अक्सर अपनी कक्षा में बच्चों को समझाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से हम भी उसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हमसे कोई भूल, किसी तरह की कोई चूक न रह जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 वर्ष तो है ही और 5 5 तीनों का बढ़ेगा तो 115। ना आप 105 करिएगा ना 95 125, कुछ नहीं, सीधे 115। समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। जिस तरह से हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे, आयु पे आधारित प्रश्न के बेटे की आयु और पिता की आयु में जो रिलेशन, जो संबंध दिया रहता है, उस पे आधारित प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो एक प्रश्न हमारे पास है, वो देखिएगा। एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 24 अधिक है। जाहिर है बाप बड़ा होगा बेटे से, तो पिता की आयु बेटे की आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो एक साइड पे हम पिता लिख देते हैं, एक साइड पे हम बेटा लिखते हैं। देखिएगा, तो पिता की आयु बेटे की आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो जाहिर है अगर बेटा की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी? 24 जोड़ देंगे बेटे की आयु में, यह हो जाएगा x प्लस 24। हो गया। अब बात करते हैं 2 वर्ष में। 2 वर्ष में का मतलब 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष पूर्व रहता तो
वर्तमान आयु से पीछे 2 चले जाते, 2 साल माइनस कर देते, लेकिन 2 वर्ष में का मतलब 2 वर्ष के बाद, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो 2 वर्ष के बाद हम पहुंच जाएंगे। तो ये x जोड़ 24 में 2 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, इस x में 2 जोड़ेंगे x प्लस 2 आ जाएगा। तो कह रहा है कि 2 वर्ष में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ये जो पिता है ये पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, ये तो 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये पहले से 2 गुना हो जाएगा। अब इसको बराबर करना चाह रहे हैं, जाहिर है पिता तो पहले से ना 2 गुना है, ये इसको जब 2 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। अक्सर हमारे शिक्षक साथी क्या कर सकते हैं और कहेंगे कि अच्छा ये 2 गुना है, इसी को 2 से गुना करके यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब बात समझिए, पिता तो पहले से 2 गुना था ही, फिर आपने इसको 2 से गुना कर दिया, तो अब ये बराबर थोड़ी हुआ, ये तो और 4 गुना अधिक हो गया। हमको तो बराबर करना है ना, समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर करना। तो बराबर करने के लिए पुत्र की आयु को अगर हम 2 से गुना कर दें तब बराबर होगा। अब ये समीकरण बन गया, अब इसको हल करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हल करने का तरीका हम आपको सिखा चुके हैं, आप एकदम हल करिए, आपको इन चारों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हल करिएगा, ये आपके लिए है। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर इस प्रश्न के बारे में इसकी खूबी को बताते हैं। सुनिएगा, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपए तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत क्या होगी? ये प्रश्न एकदम समझिए कि हूबहू अभी दूसरे वाले बीपीएससी में आ चुका है। वहां पे सेबों की संख्या पे बस हम रबड़ लिए हैं, वहां सेब है, एकदम फिर आने वाला है सक्षमता परीक्षा के अंदर और बीपीएससी के अंदर। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं वो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल कायदे से समझ लें कि कैसे बनता है। अब अभी से पहले जो भी प्रश्न हम हल कर रहे थे वो एक चर वाला समीकरण बनाता था और हल करते थे। अब जो बनेगा 2 चर वाला, ये हम कैसे समझेंगे कि एक चर वाला समीकरण बनेगा या 2 चर वाला समीकरण बनेगा, ये पढ़ते ही अंदाजा लग जाएगा। कैसे? यहाँ पे 2 चीज है, देखिए पेंसिल है, रबड़ है। पेंसिल की संख्या मानेंगे और रबड़ की संख्या मानेंगे, 2 अलग अलग चीज माना जाएगा ना। जब एक ही चीज माना जाएगा तो एक चर राशि आएगी, तो हो गया वो एक चर वाला समीकरण बनेगा। जब 2 चीज मानना पड़ेगा तो 2 चर वाला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो हम पेंसिल है, हल देखिएगा, पेंसिल और रबड़ मान लेते हैं, ये पेंसिल है और ये इरेजर है, इरेजर बोलते हैं अंग्रेजी में रबड़ को जो बच्चा मिटाता है, इरेज करता है। पेंसिल है, मान लेते हैं पेंसिल की संख्या x है, या 2 पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत x रुपया है और इरेजर की कीमत y रुपया है। अब एक पेंसिल x रुपए का मिलेगा तो 2 पेंसिल कितने का मिलेगा? 2x का, लिखेंगे 2x। एक रबड़ y रुपए का मिलेगा तो 3 रबड़ कितने का मिलेगा? ये y है, 3 रबड़ कितने का मिलेगा? 3y। अब कुल कितना रुपया देना पड़ेगा? 9 रुपया। तो 2x और 3y दोनों मिलाए कितना हो जाएगा? 9 रुपया। समझ में? एक समीकरण बन गया हमारा। अब दूसरा समीकरण देखिए, अब दूसरा समीकरण क्या है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपए। एक पेंसिल का तो x मान के रखे हैं, तो 4 पेंसिल का कितना होगा? 4x, 6 रबड़ है 6y, दोनों मिलाए कुल कितना कीमत है? 18 रुपए। ठीक है, अब इसको जाहिर है हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। कल हम आपको ये बताए थे कि जब 2 समीकरण बने और 2 चर वाला समीकरण है, 3 तरह का हल मुमकिन है। अद्वितीय हल, जिसका दूसरा मुमकिन नहीं। दूसरा बताए थे अनंत हल, अनगिनत हल, बहुत सारे हल, एक से अधिक हल जिसको कह सकते हैं। तीसरा बताए थे कोई हल मुमकिन नहीं है। हम चेक करते हैं कि इसका हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप कंडीशन जो हम कल बताए थे, शर्त सब लिखाए थे, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 वगैरह, ये याद है आपको? बिल्कुल, आप कल का नोट्स खोल के देख लीजिए, या भूल गए हैं तो कल का वीडियो खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो हम वही कंडीशन लगाएंगे। देखिए a1 यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 बटे 4, 3 बटे 6, और इसको जब इधर लेंगे तो -9 और इधर 18, तो -9 बटे -18 लिख लेंगे। इधर लेकर के कर रहे हैं, नहीं भी लेंगे तो ये प्लस हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट रहा है, 3 एकम 2, 3 दूना 6 कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूना 18 कट रहा है, मतलब 1 बटे 2 इधर भी आ रहा है, बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। अब इस सब के बीच हम बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए
जब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों का अनुपात बराबर हो जाता है तो क्या होता है, अनेक हल होता है, बहुत सारा, एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए बताइए, तो एक से अधिक उत्तर, मतलब एक से अधिक हल मुमकिन है। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ये गलत करके आए थे, हमारी उनसे बातचीत हुई तो वो बताए कि सर हम यहाँ मिस्टेक कर गए, हम यहाँ मिस्टेक कर गए, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। रेखा, ये एक समीकरण दिया हुआ है जो एक रेखा की समीकरण है, द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड बताइए। इसके लिए पहले समझ लीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम कल पढ़े थे कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखा बनती है। तो ये जो लिखा गया है कि x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड, ये क्या है समझिएगा। मान लेते हैं कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। और जब इस रेखा का हम ग्राफ बनाएंगे तो मान लेते हैं इसका ग्राफ ऐसा आता है, मान लिए हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये जो x अक्ष पे काटा ना और ये y अक्ष पे काटा, तो ये जो काटा तो यही अंतःखंड है। क्या है, इसको क्या कहेंगे, अंतःखंड। अंग्रेजी में इंटरसेप्ट बोलते हैं, हिंदी में हम इसको अंतःखंड बोलेंगे। ये अंतःखंड x अक्ष पे कितना होगा और y अक्ष पे कितना होगा, यही निकालना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये a है और ये b है। इसके लिए अंतःखंड का एक समझिए कि साधारण रूप होता है रेखा का, कि रैखिक समीकरण का अंतःखंड का रूप क्या है। क्या है देखिएगा, x बटे a जोड़ y बटे b बराबर 1, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण रेखा का अंतःखंड रूप है। ये अंतःखंड रूप है समीकरण, अंतःखंड समीकरण कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण का अंतःखंड रूप, इसको अंग्रेजी बोल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब अंतःखंड x अक्ष पे a, मतलब x के नीचे जो भी संख्या आई, समझ जाइए x अक्ष को ये मूल बिंदु से उतनी दूरी पे काटेगा। b है y के नीचे b, तो y अक्ष के लिए, और इधर हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम इसी पे लाएंगे। कैसे लाएंगे समझिएगा, देखिए जैसे 3x माइनस 4y प्लस 10 है, इस 10 को उधर भेज दीजिए, माइनस 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3x माइनस 4y बराबर, ये माइनस 10 जो उधर है वो इधर है, अगर गुना में है इधर आएगा तो भाग कर सकते हैं ना, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 10 से भाग दे दे, इसको भी माइनस 10 से भाग दे दे, तो ये 1 हो जाएगा ना। माइनस 10 से भाग दे देंगे तो इधर भी माइनस 10 से इधर भी भाग देंगे, या माइनस 10 को इधर ले आएंगे तो इधर ले आएंगे तो 1 हो गया, ये माइनस 10 यहां आ जाएगा, माइनस 10 यहां आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। या ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस 10 से इसको भी भाग दिया, इसको भी भाग दिया, इसको भी भाग दिया, इसको माइनस 10 से भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस, और 10 में 10 कटेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए x अकेला है, x के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ x के साथ 3 है, 3 को हटा के इसके नीचे लिख सकते हैं ऐसे, x बटे माइनस 10 बटे 3। समझ रहे हैं आप, माइनस है, माइनस रहने दीजिए। फिर क्या है, y बटे, ठीक है, बल्कि ऐसे बोल सकते हैं ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो सकता है, ये चलिए कर देते हैं। तो y बटे 10 के नीचे 4 आ जाएगा, 10 बटे 4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस लगा दीजिए, बराबर 1। देखिए इसी रूप में आ गया ना। x के नीचे जो है वो x अक्ष पे काटेगा, x अक्ष को कहां काटेगा, माइनस 10 बटे 3 पे काटेगा। y अक्ष को कहां काटेगा, 10 बटे 4, 10 बटे 4 कट रहा है, 2 2 4 2 पंचे 10, तो माइनस 10 बटे 3 और 5 बटे 2, मिला लीजिए कहां आंसर है, माइनस 10 बटे 3 और 5 बटे 2। समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी अवधारणा है, इसको याद रखिएगा कि कैसे हम लोग करेंगे। x बटे a जोड़ y बटे b बराबर 1। कभी कभी यही चीज पूछ लिया जाता है, और इस समीकरण पर अभी आप उठा के देख लीजिए, दूसरा जो बीपीएससी हुआ है लगातार 2 प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार 2 प्रश्न, और मेरे पास दूसरा प्रश्न भी है। ये जो हम सवाल बनाए हैं वो अभी बीपीएससी में आया हुआ सवाल है जी, हल्के में मत लीजिएगा जी। हम अपने तमाम शिक्षक साथी से ये कहेंगे कि इसको बार बार देख के याद रखिएगा। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो हमको बताइएगा कि कैसे करेंगे। हमको इससे मिलान करना था,
बस मिलान कर दिए, 10 से भाग दिए और माइनस माइनस प्लस हो गया। x के साथ 1 लेना था तो 3 ऊपर से नीचे आ गया, यहां से 4 ऊपर से नीचे आ गया। x के नीचे जो संख्या आई मतलब x अक्ष पे उतनी दूरी पे काटेगा, x अक्ष का अंतःखंड वही होगा, और y के नीचे जो आई y का अंतःखंड वही होगा। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए, एकदम सेम पहले प्रश्न जैसा, ठीक है, जस्ट जो पहले उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनेगा, सेम फॉर्मूले पे। समीकरण ये भी बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, आप उठा के देख लीजिएगा पेपर। 2x - 3y = 6 का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु बताइए। मतलब x अक्ष का ही लेना है, y अक्ष का नहीं लेना है। हम y भी निकाल के आपको समझा देंगे, सेम चीज, वही वाला फॉर्मूला, x/a जोड़ y/b बराबर 1। जैसे इससे पहले वाला प्रश्न, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए या आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे, सेम तरह से लिखेंगे 2x - 3y = 6। अब यहाँ हमको 1 लाना है तो जाहिर है 6 से भाग देंगे, तो 6 से इसको भी भाग देंगे, तो इसको भाग देंगे हम लोग 2x/6 - 3y/6 बराबर 6/6, उधर 1 हो गया। यहाँ 1 कैसे आया, 6 से भाग देंगे तो 6/6 1 आएगा। चलिए काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, x/3 - y/2 बराबर 1। देखिए आ तो गया, लेकिन आप जरा वो वाला रूप याद रखिए जो अंतःखंड का रूप हम रैखिक समीकरण का बताए हैं, x/a जोड़ y/b, वहां जोड़ है यहाँ घटा है, तो इसकी शक्ल ऐसे बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस दे देंगे और ये माइनस y को कहेंगे तुम अपना माइनस अपने पास समेट के रखो, काम भी हो जाएगा और फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अब जो ये -y है, इसको ये वाला माइनस यहां से उठा के यहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां हटा दीजिए, बस हम समझाने के लिए आपको किए हैं ऐसा, ठीक है। हाँ चलिए, क्योंकि मतलब संख्या का धनात्मक होना, प्लस में होना या माइनस में होना संख्या का होता है, x और y को संख्या थोड़े है। जो माइनस हम इसके पास छोड़ देंगे, -2 पे कहेंगे ये तुम्हारा हक है, तुम अपने पास रखो, ठीक है। चलिए देखिए, तो x के हमको x अक्ष का निकालना था ना, x अक्ष को किस बिंदु पे काटता है, x अक्ष, तो x के नीचे क्या है 3, तो आंसर x अक्ष का 3 होगा। अब जब x अक्ष की बात हो रही है, y का कोई बात ही नहीं है, तो x अक्ष पर y का जो बिंदु होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0, तो 3 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 0। x अक्ष पर आंसर क्या होगा? 3 0, मिला लीजिए, कहां है 3 0। चलिए ये तो x का हो गया। y अक्ष को कहां पे काटेगा? तो y का देखिए -2, तो बाद वाला -2 है, y वाला -2 है, तो y अक्ष पर x बिंदु ये 0 होता है, मतलब x निर्देशांक जो है 0 होता है, ठीक है। तो x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। अगर हमसे y अक्ष का पूछा जाता तो हम कह देते कि 0 - 2, और x अक्ष पूछता तो 3 0। देखिए ना, 2 लगातार प्रश्न अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि बीपीएससी में यह प्रश्न आ चुका है। बिल्कुल आप मेरे वीडियो को आप मुझे फॉलो करिए, आपके गणित की गारंटी मेरी है, एकदम हूबहू सेम। बस थोड़ा सा मेहनत है कि बार बार इसको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नई चीज है, आप पहले बचपन में पढ़े होंगे, अब आप भूल गए हैं। तो हम आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार देखिए, लिखिए, रिवाइज करिए, समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो अभी हम लोग जितने तरह के प्रश्नों को देखे हैं, ये बहुत ही अच्छा, बहुत समझिए कि एकदम बिल्कुल मोस्ट वांटेड प्रश्न हम इसको कह सकते हैं। अब हम अपने शिक्षक भाई और तमाम साथियों से यह आग्रह करेंगे कि क्लास लंबी हो रही है, लंबी क्लास से हमारे शिक्षक बंधुओं को परेशानी हो सकती है, तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं इस ढंग के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रैखिक समीकरण। आप किसी भी हमारे शिक्षक से पूछिएगा तो वो आपको जरूर बताएंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे जो चैप्टर हैं, बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण होता है, उसमें एक रैखिक समीकरण भी है। अब रैखिक समीकरण में 2 तरह का प्रश्न आता है, एक चर वाला, एक 2 चर वाला। एक चर वाले प्रश्न भी बहुत सारे हम लोग किए हैं, 2 चर वाले भी प्रश्न किए हैं। तो हमारे पास कुछ प्रश्न और हैं जो निहायत इंपॉर्टेंट हैं। क्लास लंबी हो जाने की वजह से इसको हम लोग फिर कल कंटिन्यू करेंगे एक दूसरे क्लास के साथ। आज ये मेरा पार्ट 2 है, कल इंशाल्लाह पार्ट 3 आएगा, ठीक है। तो कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे रैखिक समीकरण को, तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जल्दबाजी में फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हमारे पास वक्त है, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल परेशान न होइएगा। आप घबराइएगा नहीं कि सर लाभ हानि नहीं ला रहे हैं,
घात घातांक नहीं ला रहे हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण के बाद हम घात घातांक पे ही चलेंगे। ठीक है, उसके बाद लाभ हानि भी लाएंगे और आपके सामने जो है ब्याज पे भी आएंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सब तरह के प्रश्नों को देखेंगे, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, आयतन सब पढ़ेंगे, सब पे शॉर्टकट्स पे बात करेंगे, लेकिन एक एक करके, ताकि आपको ज्यादा बोझ न लगे, नहीं तो गणित से लोग ऐसे ही भागते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जल्दी से आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, अदरवाइज आपको मेरा वीडियो नया नया नहीं मिल पाएगा। छोटा सा घंटी का निशान होगा, आप उसको दबा करके नीचे ऑल पे मार दीजिए, आपको हमेशा वीडियोस मिलती रहेंगी हमारी। ठीक है, चलिए फिर हम छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पार्ट 3 लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज।